हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष खरे क्लासेस में। आई होप आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जा रही हैं। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे करते रहिए। अभी मैंने सोचा कि नवंबर आ गया है, एसबीआई के नोटिफिकेशंस पॉसिबली आते ही होंगे। सबसे पहले मुझे लगता है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा। तो मैंने सोचा कुछ एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम का कुछ अपने को एक आइडिया लगाने के लिए अपन उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कैसा लेवल रहा था। तो मैं जनरली क्वांट सेक्शन के बारे में पहले बात करता हूँ। तो क्वांट सेक्शन में मैंने सोचा कि अरिथमेटिक से आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता दूंगा मैं, ये किस तरीके का लेवल आता था, पिछली साल आया है, और हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे हम इस साल नोटिफिकेशन आता है तो किस तरीके से उसकी तैयारी करेंगे। इसका एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। तो बेसिक आइडिया लग जाएगा, साथ ही आप अपने प्लानिंग बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। इफ ए स्टार्ट्स वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 days बी ज्वाइंड हिम, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखिए, ए ने जो काम किया वो 24 दिन में किया है और बी ने जो काम किया है वो 18 दिन में किया है। भाई दोनों ने एक ने 24 दिन काम किया है और एक ने 18 दिन काम किया है। भाई ए और बी ने टोटल काम कितना किया ये हम कैसे निकालते हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने बताया है कि हम टोटल वर्क निकालने के लिए सीधा सीधा एक एलसीएम ले लेना, इससे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 24 और 18 का आप एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 72। भाई ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ए का काम है 24, बी का काम है 18। भाई ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास में 72 आ गया। ये हमारा तरीका है टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। अब ए ने जो काम किया है वो है 24 और ये है बी का। भाई ए ने 24 दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम किया। भाई अब हमको ये पता करना है कि ये जो ए है ये काम अकेला स्टार्ट करता है और फिर 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद में बी ज्वाइन करता है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि टोटल वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। भाई ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। भाई ये है आपके पास में टाइम, ये आपके पास में टोटल वर्क। आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं, टाइम से आप वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगी आपकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। भाई आपके पास में टोटल 4 इफिशियंसी आ गई, तो आपकी टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई 7। यानी कि एक दिन में 7 यूनिट काम होता है। भाई स्टार्टिंग में बोला गया है इसमें सवाल में कि ए जो है वो 4 दिन तक काम करता है अकेला। तो भाई एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा। भाई 4 दिन में काम करेगा वो 12। भाई 4 दिन में 12 काम कर लेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 72 और ए ने कितना काम कर लिया है, ए ने कर लिया है 12 काम अकेले कर लिया है। भाई काम कितना लेफ्ट है। अब 72 काम उसने किया पहले, मतलब टोटल हमारा काम है 12 यूनिट हमारा काम हो चुका है। तो हमारे पास में जो काम बचा वो बचा 60। भाई 60 काम बचा क्या नहीं बचा, 60 जो काम बचा ये ए ने और बी ने मिलकर के किया। भाई ठीक है, तो ए ने और बी ने मिलकर के टोटल काम कितने दिनों में कर लिया। अगर आप 60 को भाग देंगे 7 से, मतलब आप रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ है उसको आप टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है होल नंबर में आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बनेगा 12 4/7। भाई ये 12 4/7 क्यों आएगा, 12 इसलिए आएगा क्योंकि 4 दिन का काम ए ने जो है वो ऑलरेडी कर रखा है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले तो आएगा 8 4/7, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो आपका ये 12 4/7 इसका आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। भाई इस सवाल को करने में मुश्किल से मुझे लगता है कि 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपकी अप्रोच अगर सही होगी, आपको पता होगा कि ये सवाल किस तरीके से होना है, तो आप जो है आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। बिना देरी किए हम अब अपने अगले सवाल पर आते हैं, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का है। 2022 में ये एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन पेपर्स हैं
जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये 2022 में आए हुए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको कुछ एक आइडिया ज़रूर लगेगा कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में सवाल किस तरीके के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर सवाल देखिए। 3 students, Riya, Ram and Pooja, got total 74 marks in an exam. The ratio of marks obtained by Riya to Pooja is 4:5 and the ratio of marks obtained by Pooja to Ram is 3:2. Find the total marks scored by Ram. भाई रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। बोला गया है कि 3 स्टूडेंट हैं, रिया, राम और पूजा, तीनों को 74 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, जो रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मतलब जो रेशियो है मार्क्स को ऑब्टेन करने का रिया और पूजा के द्वारा, वो है 4:5। ठीक है, और रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पूजा टू राम है वो 3:2 है। भाई सवाल में ही बोला है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो रिया, राम और पूजा को मिले हैं 74। ठीक है, रिया और पूजा को 4:5 में मार्क्स मिले हैं। ठीक, रिया और पूजा को 4:5 में मार्क्स मिले हैं और पूजा और राम को जो है वो 3:2 में मार्क्स मिले हैं। पूजा और राम को 3:2 में मार्क्स मिले हैं। अब सवाल में ये पूछा है कि राम को टोटल मार्क्स कितने मिले हुए हैं। भाई ये आप ये बताइए कि जब रिया का और पूजा के हमको रेशियो में मार्क्स पता है, पूजा के और राम के हमको रेशियो में मार्क्स पता है, तो और हमको जब टोटल मार्क्स भी पता है 74 है, तो हम इसको निकाल नहीं सकते। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताइए रिया को और पूजा को कितने मार्क्स मिले रेशियो में? 4:5 आ गया। पूजा को और राम को कितने मिले? यहाँ पे 3:2 कर लेंगे हम। तो ये हो गया रिया, ये हो गया पूजा और ये हो गया आप राम। अब आप इसको रेशियो बना दीजिए। अब रेशियो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आपके जो रेशियो हैं वो रिया का और पूजा का रेशियो है 4:5 और पूजा का जो राम का रेशियो है वो 3:2। अब भाई हमें इन दोनों रेशियोज को इक्वेट करना है। अब इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये देखिए कि पूजा के जो मार्क्स हैं वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे हैं तो हमें इधर भी कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन कैसे करेंगे? भाई यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए जो नीचे आना चाहिए। उसके लिए हम ऊपर करेंगे 3 से गुणा और नीचे करेंगे हम 5 से गुणा, तो यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ भी 15 आ जाएगा। तो जब हम ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, और जब हम यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो ये तो वैसे भी 15 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा। भाई अब आपका रेशियो जो है वो एकदम बराबर हो चुका है, तीनों का रेशियो आपका आ चुका है। अब ये रेशियो जो है वो 74 के बराबर है। अब 74 के बराबर जब ये है तो अब 1 के बराबर कितना हुआ? भाई ये टोटल जो रेशियो है ये हो जाता है आपका 37। इसको हम x मान लेते हैं, चलिए ठीक है, 37x हो गया और ये हो गया 74 के बराबर। तो एक x किसके बराबर हो गया? x हो गया 2 के बराबर। अब राम को जो है वो 10 मार्क्स मिले हैं रेशियो के हिसाब से। x की वैल्यू क्या है? 2। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हमने x माना था ना, तो x की वैल्यू जब 2 हो गई तो 10 × 2 आपका आंसर आ गया 20। तो ये आपका आंसर 20 आ गया। बस यही इस सवाल में पूछा गया था कि राम के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? वो आ गए हैं 20। अब बताइए, ये रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरीके के सवाल जो हैं वो स्टार्टिंग में ही जब हम रेशियो प्रोपोर्शन सीखते हैं तभी हम ये सब सारे सवाल करते हैं। और जब इतने सिंपल सवाल जब हमारे पास में आ रहे हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में, तो हम मुझे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। कब कहाँ से आपको ये एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लग रहा है? ये मुश्किल से 20 सेकंड का सवाल है। सवाल था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें ये पूछा गया है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹800। अब मेरी स्क्रीन पर सवाल देखिए, उसे मैंने डिस्प्ले कर रखा है। The marked price of an article is ₹800 and shopkeeper allows a discount of 10% on it. If shopkeeper made a profit of 20% on selling the article, then find the cost price of the article.
भाई आप ये बताइए, सवाल में पूछा है कि मार्क्ड प्राइस जो है आर्टिकल का वो 800 रुपये है, मतलब कि बाजार में भाई कोई वस्तु जो है वो बेची जा रही है 800 रुपये में। भाई 800 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा है, कोई भी आर्टिकल है 800 रुपये में बेच रहा है। बोल रहा है कि उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। भाई डिस्काउंट तो वो तभी देगा जब वो उसको बेच रहा होगा, तो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही होता है, और उसके बाद जो प्राइस निकल के आती है वो सेलिंग प्राइस होती है, तो डिस्काउंट तो इसके ऊपर ही देगा ना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बन जाएगी हमारी, 800 इंटू ये हमारा 90% हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 90%, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट हो गया। तो भाई 10% का जब डिस्काउंट हो गया तो उसके बाद ये आ गया 720, तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब वो ये बोल रहा है कि शॉपकीपर ने जो है वो 20% का प्रॉफिट भी लिया है आर्टिकल को बेचने में। भाई शॉपकीपर ने इसके ऊपर भी 20% का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो ये सवाल में ही पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब आप ये बताइए, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? हमें जिस अमाउंट पर हमने किसी वस्तु को खरीदा है उसके ऊपर ही अपना मुनाफा कमाते हैं, उसके ऊपर ही अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%, तो भाई ये हो गया 120। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हमने चीज़ें बेच दी, ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने अपना प्रॉफिट लगा करके चीज को बेच दिया। कितने में बेचा? 720 में बेचा। जब आप कॉस्ट प्राइस निकालने जाएंगे, इसको यहाँ लेकर के जाएंगे और जब ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 600 रुपये, और यही इस सवाल का उत्तर है। अब बताइए, मुश्किल से 2 लाइन में ये सवाल सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा? फिर कहते हैं आपके SBI क्लर्क का पेपर प्रीलिम्स का कठिन है। कैसे कठिन है? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए किस तरीके से कितने आसानी से सवाल सॉल्व हुआ है। तो इसी के बाद अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अपना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपका प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, टाइम, इन सब से रिलेटेड है। तो बताता हूँ मैं आपको ये सवाल, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। P invested ₹21,000 in a business, and after few months Q joined him with ₹28,000. At the end of a year, profit share of P and Q is equal. Then find after how many months B joined the business. अब आपको ये बताना है कि भाई P ने जो है अपने बिजनेस में 21,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है भाई, 21,000 रुपये P ने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ ही महीनों के बाद Q ने इन्वेस्ट किए 28,000 रुपये। भाई Q ने 28,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ये कुछ महीनों के बाद आया है Q। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q इज इक्वल। भाई साल के अंत में P का और Q का जो प्रॉफिट है वो बराबर हो जाता है, यानी कि जो P का और Q का जो प्रॉफिट है वो बराबर हो जाता है। अब आप ये बताइए कि P का इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000, Q का है 28,000। भाई हम इसको 21 लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि प्रॉफिट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट वाले इस चैप्टर में किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये होता है। भाई इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000, तो हम इसको 21 ले लेते हैं। ठीक है, 21 कितने समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट हुआ है? ये तो भाई पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, पूरे ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था इसने तो। और Q ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था कुछ समय के बाद। तो भाई कितने समय के बाद किया था ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई 12 माइनस एक्स। भाई पूरे 12 मंथ्स माइनस एक्स, तो एक्स जो है वो समय है जिसके बाद Q ने ज्वाइन किया था। तो इतने रिमेनिंग समय के लिए Q का इन्वेस्टमेंट रहा, और ये रहा होगा कितना? 28। अब ये P का प्रॉफिट हो गया, ये Q का प्रॉफिट हो गया, ये दोनों बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 7 से कट जाएगा, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 48 माइनस 4x। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जब 48 को आप यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका
12 4x और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। बस इतना ही इस सवाल में बताना था और इस सवाल का यही उत्तर है 3। अब बताइए इस सवाल में कितना समय लगना था आपको उसको सॉल्व करने में। चलिए इसी के साथ हम बिना देरी किए एक और सवाल कर लेते हैं। ये सवाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखते हैं, अपनी अप्रोच सही रखते हैं, तो ये सवाल आप वहीं पर बिना पेन चलाए, आप बहुत ही लिमिटेड पेन चला के आप अपना समय बचा के और इन सवालों को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो आइए एक और सवाल करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 14 ईयर्स मोर देन बी। 12 years ago, the ratio of age of A to that of B was 2:1 and find the present age in years of A। भाई सवाल में ये बोला है कि A की जो एज है वो 14 साल ज़्यादा है B से। तो भाई A की जो प्रेजेंट एज है हम उसको मान लेते हैं A, ठीक है, और B की जो हम प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं B। अब सवाल में ये बोला है कि जो A की एज है वो 14 साल ज़्यादा है B से। A की प्रेजेंट एज क्या है 14, ठीक है, B की है B, तो A की जो एज है वो 14 साल ज़्यादा है B की प्रेजेंट एज से। भाई सवाल में जो लिखा है मैंने बस वही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब 12 साल पहले जो A और B की जो एज का रेशियो है वो 2:1 है। भाई आज से मतलब उनकी जो प्रेजेंट एज है उससे 12 साल पहले की बात हो रही, तो प्रेजेंट एज जो है वो है A और उससे 12 साल पहले की बात हो रही है। तो ये 12 साल पहले की बात हो रही है और इसका जो रेशियो हमें गिवन है वो है 2:1। ये सवाल में जैसा लिखा हुआ है हम उस तरीके से कर रहे हैं। अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा A - 12 2B - 24, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। A = 2B - 24 + 12, ठीक है। इसके बाद में A = 2B - 12। तो एक आपकी इक्वेशन है ये, एक आपकी इक्वेशन है ये, ठीक है। A 14 + B भी है, A = 2B - 12 है। क्या हम A और A की वैल्यू को आमने सामने रख के सॉल्व नहीं कर सकते? तो हमें B की वैल्यू पता चल जाएगी, B की मतलब B की प्रेजेंट एज हमें पता चल जाएगी। आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 14 + B = 2B - 12। जब इसको सॉल्व करेंगे B इधर आ जाएगा, B = 14 इधर जाएगा, -12 - 14, B की जो वैल्यू है वो आपकी 26 आ जाएगी, या माइनस माइनस वो कट जाएगा, B की वैल्यू 26 आ गई। भाई जब B की वैल्यू 26 आ गई तो यानी कि B की हमको प्रेजेंटेज पता चल चुकी है। तो A की प्रेजेंटेज पूछी है सवाल में। A की प्रेजेंटेज क्या है? A = 14 + B, B की वैल्यू हुई 26। जब B की वैल्यू हम 26 यहाँ पे रख देंगे तो A = 14 + 26 और ये हो जाएगा आपका 40। और यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं करना था, बस जरा सा 2 इक्वेशंस बना के आप उसको सॉल्व करते थे, ये सवाल बहुत आसानी से हो जाता। मैंने ये बहुत ही बेसिक तरीके से सवाल को बताया है और ये बहुत फास्ट हो सकता है। आप एज के किसी भी तरीके के क्वेश्चन होंगे आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम इस तरीके के सवाल और लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है SBI क्लर्क या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए एक आइडिया हमको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो, हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका। अभी मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। बने रहिए आयुष खरे क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।